हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 60 है और इसमें यूपी टीजीटी पीजीटी जो सिविक्स से दे रहे हैं या यूपी एचएससी जो नेट या जेआरएफ दे रहे हैं पॉलिटिकल साइंस से, उनके लिए टेस्ट सीरीज़ काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो इससे पहले कि हम टेस्ट सीरीज़ शुरू करें, पहला क्वेश्चन देखें। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो कैपिटल स्टडी सर्कल है वो ऑफलाइन भी आ गया है। लखनऊ के अंदर हमारी ब्रांच खुल गई दिल्ली के बाद। तो अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑफलाइन भी क्लासेस कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस भी चल रही हैं। साथ ही साथ जो हमारा यूट्यूब पे टेस्ट सीरीज़ जो चल रही है वो लगातार चलती रहेगी। जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता है तब तक हमेशा ये टेस्ट सीरीज़ चलेगी। आप लगातार इसको रोज़ देखते रहें क्योंकि ये डेली बेसिस पे है। डेली अगर आप इस टेस्ट सीरीज़ को और इसमें बताई हुई डिटेल को भी देखेंगे तो 100% गारंटी है कि आपका इस बार एग्ज़ाम क्लियर होगा। तो इसके अलावा अगर आप रिसर्च में जाना चाहते हैं तो हमारी टीम से जो असिस्ट करती है वो तमाम सारे जो अलग अलग लोग जुड़े हुए हैं, JNU, डालमिया, TU, अलीगढ़, BHU, इन सब से, वहाँ से भी आप हमको रिसर्च के लिए अगर कोई चीज़ आपको चाहिए, असिस्टेंस चाहिए या किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो आप हमसे बात कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन जो सीरीज़ है उसको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 121 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 120 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। द 3 मोस्ट प्रोमिनेंट एक्सपोनेंट्स ऑफ सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी वर। तो सामाजिक अनुबंध सिद्धांत के 3 प्रमुख प्रतिपादक थे। तो इंग्लिश हिंदी जरूरी है क्योंकि कई बार कन्फ्यूज़न होता है, तो दोनों में होना चाहिए। बहुत से लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा, बहुत से लोगों ने हिंदी पढ़ा होगा, लेकिन लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है। लेकिन हाँ, थोड़ी जानकारी एक दूसरी लैंग्वेज की होनी चाहिए। तो ऑस्टिन, बोदा, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकाइवर, लास्की, हॉब्स, J.S. मिल, स्मिथ, हॉब्स। बताइए कौन होगा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी पढ़ते ही सबसे पहले दिमाग में किन का नाम आता है? सबको मालूम है वैसे तो। ऑस्टिन, बोदा, हॉब्स का, कि हॉब्स, लॉक, रूसो का, मैकाइवर, लास्की, हॉब्स का, या J.S. मिल, स्मिथ, हॉब्स का? तो सभी को मालूम है हॉब्स, लॉक और रूसो जो माने जाते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट या सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध के चिंतक माने जाते हैं। सबसे पहले हॉब्स ने शुरू किया, उसी लेगेसी को लॉक आगे बढ़ाते हैं और उसी लेगेसी को रूसो भी आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें आइडिया इनका क्या है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, लोग जीवन जी रहे थे, उसमें आपस में एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट करके सामाजिक समझौता बन के राज्य बनाया जाता है जिसको लोग अपनी शक्तियाँ दे देते हैं कि वो हम पे रूल करे और हमको सुरक्षा या दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करे बशर्ते। तो आगे बढ़ते हैं, 121 के बाद 122 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 122 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी इज़ बेस्ड ऑन। सामाजिक अनुबंध सिद्धांत इस पर आधारित है, किस चीज़ पे आधारित है ये पूछ रहा है। राष्ट्रीयता पे, संविधानवाद पे, व्यक्तिवाद पे, समाजवाद पे। अगर आप इसको देखेंगे कि जो भी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थिंकर हैं, अगर उसमें जैसे हमने हॉब्स का नाम देखा, लॉक का नाम देखा और रूसो का, ये किसको ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं या किस पे ज़्यादा प्रोमिनेंट फोकस कर रहे हैं? राष्ट्रीयता पे। तो राष्ट्रीयता का नाम तो कहीं पे आता नहीं है, उस समय तक राष्ट्रीयता ऐसा कोई आइडिया नहीं था बहुत ज़्यादा। बाद में नेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट आता है बहुत सालों बाद, हॉब्स के समय तक नहीं था। संविधानवाद भी कह सकते हैं, लेकिन संविधान की बात अभी तक आई नहीं है, संविधान भी उस समय तक नहीं बन रहा। व्यक्तिवाद पहली बार जो है, अभी तक क्या हो रहा था कि केंद्र में जो भी हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते थे या राजनीति विज्ञान, तो उसमें केंद्र में राज्य होता था और राज्य के लिए क्या करना है लोगों को, राज्य कैसा होना चाहिए, ये सब चीज़ें पढ़ रहे हैं। पहली बार केंद्र में क्या आया जब सोशल कॉन्ट्रैक्ट आया कि व्यक्ति केंद्र में आया और व्यक्ति के नज़रिए से राज्य को डिफाइन करा कि राज्य की उत्पत्ति कैसे व्यक्ति के लिए हुई। व्यक्ति ने अपना कॉन्ट्रैक्ट किया कि हम अपनी आज़ादी या अपनी जो जिम्मेदारी वो राज्य को सौंप रहे हैं। तो व्यक्तिवाद जो है, समाजवाद तो बात का कॉन्सेप्ट है, तो व्यक्तिवाद, इंडिविजुअलिज्म यहाँ से निकल के आता है। और लॉक को बोला जाता है कि उदारवाद के जनक हैं, और उदारवाद किस पे बेस्ड है? इंडिविजुअलिज्म पे, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिवाद पे। तो बेसिकली लॉक इसके सबसे बड़े अगुआ हैं
और अमेरिका जैसे कंट्री जब भी कहीं फंसती है तो क्या करते हैं, लॉक जो कहते हैं हमारे फाउंडिंग फादर हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पिता हैं, उनके आइडिया को देखा जाए, उनके आइडिया से डिराइव किया जाए कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी है, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये प्राकृतिक अधिकार हैं, ये बोला जाता है। इन्हीं के आइडिया पे अमेरिका या जितनी भी उदारवादी कंट्री है वो चलती हैं। आगे बढ़ते हैं, 123 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 123 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा गया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील्स विद, जो सामाजिक समझौता या सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, किससे संबंध रखता है? राज्य का स्वरूप, राज्य का कार्य, राज्य का उद्देश्य, राज्य का मूल। तो क्या होगा कि किस चीज़ के बारे में बात करता है कि राज्य, अभी तक हमने कहा राज्य जो है, इनके आने से पहले राज्य को पहले से मान लिया गया कि राज्य के लिए राज्य में कैसे लोग रह रहे हैं, क्योंकि डिवाइन थ्योरी मानी जाती थी ज़्यादातर जगह पे, कई बार पावर थ्योरी मानी गई, पैट्रियार्कल थ्योरी भी मानी गई, लेकिन इन सभी में राज्य जो है पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। और क्यों आया राज्य ये नहीं बता रहे। पहली बार जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है वो बताता है कि राज्य क्यों आया और कैसे आया। तो होते हैं राज्य की उत्पत्ति ही हुई जब व्यक्तियों ने अपनी शक्ति किसी, जो कभी वो लेवाइथन के नाम से देते हैं, कभी वो सोवरेन को दे दी, जिसको हम संप्रभु कहते हैं, उसको दे दी। वो संप्रभु का नाम अलग अलग दिया है, लॉक ने अलग दिया है, हॉब्स ने अलग दिया है, रूसो अलग देते हैं, लेकिन वो सभी लोग संप्रभु को देते हैं। उससे राज्य की उत्पत्ति हो रही। तो उसका संबंध किससे है? राज्य का मूल, ओरिजिन ऑफ स्टेट की उत्पत्ति कैसे हो रही है। इससे पहले राज्य नहीं था। हॉब्स के अकॉर्डिंग मनुष्य हमेशा जो है बर्बर था, नास्टी, ब्रूटिश, सेल्फिश, शॉर्ट, इस तरह की चीज़ें बोलते हैं कि अकेला था, एकाकी था, बर्बर था, गरीब था। लेकिन उससे बचने के लिए क्या किया उसने? एक सामाजिक समझौता किया, और वो सामाजिक समझौता राज्य की उत्पत्ति का कारण बनता है। लॉक भी ऐसे ही बोलते हैं कि अच्छा तो था, मनुष्य ठीक था, सब कुछ पॉजिटिव था, लेकिन बहुत से लोग उसमें गड़बड़ करते थे। तो उससे बचने के लिए हमने क्या किया? सोशल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और राज्य बना दिया। रूसो भी कह रहे हैं कि मनुष्य आज़ाद तो पैदा हुआ था, लेकिन वो आज़ाद नहीं रह पाएगा। अपनी आज़ादी को मेंटेन करने के लिए फिर से राज्य जैसी चीज़ की उत्पत्ति होती है। तो ये सही आंसर हो जाएगा डी, राज्य के मूल को ढूंढ पाते हैं ये लोग। 124, अकॉर्डिंग टू हॉब्स द स्टेट ऑफ नेचर वॉज अ पीरियड ऑफ, कि हॉब्स के अकॉर्डिंग, तो सबसे पहले जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थिंकर है वो हॉब्स ही हैं। हॉब्स के अनुसार क्या है? शांति और समृद्धि में जी रहा था मनुष्य, अभी हमने बता ही दिया था। निरंतर संघर्ष, शांति का अभाव, धार्मिक शासन। तो अगर हिंदी में थोड़ा सा, क्योंकि एक जैसा लग रहा है, पीस एंड स्कार्सिटी, शांति और, तो शांति तो नहीं थी, धार्मिक शासन भी नहीं था, शांति तो नहीं थी, तो ये भी समृद्धि भी नहीं होगी। तो क्या बचा? कांस्टेंट वॉरफेयर में हमने बताया ना कि मनुष्य आपस में ही एक, सभी लोग सभी के प्रति युद्ध में थे, क्योंकि हर आदमी अपने लिए ज़्यादा चाहता था, या हर आदमी अपने आप को बचाना चाहता था, दूसरा उसमें भले उसका नुकसान हो जाए। तो उससे बचने के लिए क्या किया? इन सभी लोगों ने एक समझौता कर लिया कि किसी एक को एक शक्ति दे देते हैं, या किसी ग्रुप को एक शक्ति देते हैं, जिसमें 4 लोग हो, 10 लोग हो सकते हैं, या 100 लोग, 200 लोग भी हो सकते हैं। तो उसको दे दिया जाए, और वो जो बताए फिर बाद में सब लोग उसको माने। ये नहीं कि एक बार दे दिया तो फिर बाद में वापस ले लेके आओ, ये हमारे फेवरेबल नहीं हो रही तो फिर हम नहीं। अगर शक्ति दे दी है, समझो, पहले बात कर लीजिए, सब कुछ डील कर लीजिए, उसके बाद वो शक्ति इसको दीजिए, फिर ये जैसा चाहेगा उस तरह से आपको कंट्रोल करेगा, वो जो शक्तियाँ दी गई उसके अकॉर्डिंग। तो निरंतर संघर्ष, कांस्टेंट वॉरफेयर में है सभी लोग सभी के। और यही बाद में अगर हम देखें तो इस तरह का आइडिया कौन लेके आते हैं? रियलिस्ट, इंटरनेशनल रिलेशन में यथार्थवादी जो हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंध में बोलते हैं कि सभी देश सभी के खिलाफ वॉर की स्थिति में है, या मनुष्य जो प्राकृतिक रूप से हमेशा क्या होता है? वॉर की स्थिति में रहता है। इससे बचने के लिए क्या करना पड़ेगा? अपनी शक्ति को बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप शक्तिशाली होंगे तो दूसरा आपसे वॉर नहीं करेगा। ये यथार्थवादी कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशन में। आगे बढ़ते हैं, 125 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 125 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू लॉक पीपल इन द स्टेट ऑफ नेचर एंजॉयड ओनली। अब लॉक के अनुसार पूछ लिया। लॉक के अनुसार प्रकृति के राज्य के लोग केवल इसका उपयोग करते थे। ईश्वरीय अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, कानूनी अधिकार, धार्मिक अधिकार। तो
लॉक जो अभी हमने बताया थोड़ी देर पहले कि लॉक कहते हैं कि मनुष्य के जब राज्य नहीं बना था उस समय भी उसके पास अधिकार थे। वो कौन से अधिकार थे? वो प्राकृतिक अधिकार थे, प्रकृति ने उसे दिया था। और वो प्राकृतिक अधिकार कौन से थे? बोले कम से कम 3 तो थे ही। जीवन का, जिसको इंग्लिश में कहेंगे लाइफ, स्वतंत्रता का, जिसको हम लिबर्टी कहेंगे, और संपत्ति का, जिसको हम क्या कहेंगे? प्रॉपर्टी। तो इसलिए लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है जो राज्य के आने से पहले ही मनुष्यों के पास था। 126 देख लेते हैं आगे। 126 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रूसो हेल्ड फ्रॉम। अब रूसो कहाँ से थे? ये बहुत इससे पहले देखा था हमने कि मार्क्स के बारे में भी पूछ लिया था, तो ये बेसिक जानकारी आपको होनी चाहिए थोड़ा बहुत। तो इसमें कोई बहुत याद करने वाली चीज़ नहीं है। रूसो कहाँ के थे? ब्रिटेन के नहीं थे, जर्मनी के भी नहीं थे, रूस के भी नहीं थे, तो फ्रांस के बचे। फ्रांस के थे। एक्चुअली पैदा ये स्विट्ज़रलैंड में होते हैं, वियना में, लेकिन वहाँ से बहुत जल्दी ही वो फ्रांस के लिए मूव कर जाते हैं और फ्रांस में ही पूरी जीवन बिताते हैं। और जो इनका इंटेलेक्चुअल कैलिबर है, क्योंकि पहले बहुत वैसे कहेंगे कि सामान्य तौर पे कहा जाता है कि आवारा किस्म के थे, लेकिन बाद में ये धीरे धीरे ऐसे लिखते हैं और क्रिटिकली सोचना शुरू करते हैं। और एक समय में फ्रांस के लिए ये जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, जो फ्रेंच क्रांति है, वो लोग उनको समझे, यंगस्टर्स बोले कि अच्छा ये बात तो सही कह रहे हैं, और फिर इनको पढ़ना शुरू किया। और क्रांति में एक बहुत बड़ा हिस्सा इनका भी है, इनके आइडिया का, क्योंकि तब तक तो ये इनकी डेथ हो चुकी थी, लेकिन इनके आइडिया इनके मरने के बाद बहुत पॉपुलर हुए। उससे पहले तक के लोग इनको पागल समझते थे, सनकी समझते थे, और इवन इतना बड़ा पागल और सनकी समझते थे कि इनकी डेथ में इनको 4 लोग भी नहीं मिले थे, कि बहुत मुश्किल से, कि उनको जो कब्र तक ले जाने के लिए। तो लेकिन बाद में जब वहाँ के जो यूथ था फ्रांस के, उसने जब इनको पढ़ा समझा तो देखा कि अरे ये तो मतलब क्रांतिकारी आइडिया है कि जनरल विल होनी चाहिए। और मनुष्य, इनका जो बुक है सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें लिखते हैं कि सबसे पहले कि मनुष्य आज़ाद पैदा हुआ था लेकिन हर तरफ जंजीरों में है। तो ये वहाँ के युवाओं को बहुत प्रभावित करता है कि हाँ, हम जंजीरों में तो हैं, और उस जंजीरों को तोड़ते हैं और फ्रेंच रेवोल्यूशन वहाँ पे हो जाता है 1789 में। आगे बढ़ते हैं 26 का 27 देख लेते हैं। तो अभी हम जो बात कर रहे थे रूसो के बारे में, वही क्वेश्चन भी आ गया। हु सेड द मैन इज बॉर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। किसने कहा कि आदमी जन्म के वक्त आज़ाद है और उसके बाद हर जगह जंजीरों में जकड़ा रहता है? कौन कहता है ऐसा? तो ये आइडिया है एरिस्टोटल का, मार्क्स का, रूसो का, लॉक का। अभी हमने बात कर ली कि रूसो का है, और इसी आइडिया ने क्या किया, फ्रांस की क्रांति में जो है फ्रेंच रेवोल्यूशन में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है। तो आगे तो फ्रेंच रेवोल्यूशन जो 1789 में होता है, उससे पहले इनकी डेथ हो चुकी है, लेकिन हमने बताया कि जैसा कि बहुत बड़ा जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट होता है वो रूसो से ही मिलता है। और उसके बाद अगर देखें तो फ्रांस की राजनीति में अभी तक रूसो का एक बड़ा सपोर्ट है। इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड में अगर देखें तो काफ़ी हद तक जो इनके आइडिया हैं उसी पे सरकारें चल रही हैं। आगे बढ़ते हैं, 128 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 128 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? द मॉडर्न स्टेट इज डिस्क्राइब एज। अब जो आधुनिक राज्य है वो ऐसे वर्णित है: पुलिस राज्य की तरह, कल्याणकारी राज्य की तरह, हस्तक्षेप राज्य की तरह, एक तंत्रीय राज्य के तरह। आज के समय जो राज्य है वो कैसे डिस्क्राइब होता है? अगर आप खुद भी सोचेंगे तो इसका आंसर मिल जाएगा कि आज के समय के जो राज्य हैं वो यूजुअली हम मानते हैं कि एक कल्याणकारी राज्य है, क्योंकि आज के समय का जो राज्य है उसमें सिर्फ ये नहीं है कि सुरक्षा प्रोवाइड कर दी, बाकी चीज़ें उसका कोई मतलब नहीं है। तो आज के समय राज्य का काम हेल्थ प्रोवाइड करना भी, एजुकेशन प्रोवाइड करना भी, सड़कें बनाना है, या कोई नेचुरल क्लाइमिटी आ गई तो उससे भी बचाना है, ये सारे काम राज्य के हैं। हस्तक्षेप राज्य जो उदारवाद कह रहा था उससे काम नहीं चला।
एकतंत्री राज्य आज के समय तो ज़रूरत नहीं है, तो वेलफेयर स्टेट या एक कल्याणकारी राज्य या कल्याण राज्य लिखा है इन्होंने, ये सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 129 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 129 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? फ्यूडलिज्म वॉज अ डोमिनेंट फीचर ऑफ सामंतशाही, या इसको हम सामंतवाद भी कहते हैं। सामंतवाद जो है इसका वैशिष्ट क्या था, फीचर क्या था? शहर राज्य, रोमन राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य, सभी तीनों। तो शहर राज्य क्या है? ये तो सिटी स्टेट की बात कर रहे हैं। नगर राज्य, वहाँ पे तो सामंतशाही नहीं थी, वहाँ पे डायरेक्टली अगर हम प्लेटो अरिस्टोटल को पढ़ें तो सामंतशाही का बहुत ज़्यादा जिक्र या ऐसा कोई जिक्र नहीं आता है। रोमन साम्राज्य के समय भी था, लेकिन सबसे अधिक देखें तो प्रबल जो है डोमिनेंट फीचर पवित्र रोमन साम्राज्य जो था, होली रोमन एम्पायर कहते हैं, जो उस समय जब क्रिश्चियनिटी का विकास हो रहा था, लगातार क्रिश्चियनिटी फैल रही थी और रोमन एम्पायर ही जो क्रिश्चियनिटी को फैलाने वाला भी अपने आप को मान रहा था और जो कैथोलिक आइडिया है उसको फैला रहा था। उसी समय में जो देखें तो फ्यूडलिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इसका हम अगर एग्जाम्पल दें, एग्जाम्पल क्या मतलब इसका कहानी बता देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हुआ। तो कैथोलिक जो अब यहाँ पे कैथोलिक जो चीज़ें बढ़ गई तो चर्च जो है वो बहुत स्ट्रांग हो गया, तो हर चीज़ चर्च कंट्रोल करने लगा। इवन जो स्टेट है उसको भी, कि चर्च जो कहता था कि राजा के ऊपर हो गया चर्च जो कहता था वो करता था। और उसी समय में जो फ्यूडल लॉर्ड्स थे वो लगातार शोषण करते थे। और चर्च में एक चीज़ आप जानते होंगे कि कन्फेशन होता है, आपने फिल्मों में देखा होगा कि लोग जाके कन्फेस कर लेते हैं कि हमने ये गलती की है, तो वहाँ पे माफ़ कर दिया था ईश्वर द्वारा। तो अब ये चाहे जितना शोषण करे वहाँ पे जाके कन्फेस कर लेते थे। और कन्फेस करने के अलावा क्या करते थे, ये कुछ शोषण करके तो प्रॉपर्टी बढ़ा ली, लेकिन उसमें से कुछ हिस्सा जो है चर्च को दान कर देते थे, तो चर्च के पास अपनी प्रॉपर्टी बढ़ जाती थी। एक तरह से चर्च भी करप्ट हो गए। और उसी के बाद जो आता है वो रेनेसा पीरियड आता है कि चर्च के करप्शन को उजागर करते हैं लोग कि चर्च भी करप्ट हो गया और राज्य के अंदर होना चाहिए चर्च, ना कि चर्च राज्य को कंट्रोल करे। मतलब धर्म राज्य जो है धर्म को कंट्रोल करे, ना कि धर्म राज्य को कंट्रोल करे। और यहीं से आइडिया आता है सेकुलर स्टेट का। इसको सबसे पहले लाने वाले कौन है? मैकियावेली जो है सेकुलर स्टेट को लाते हैं, क्योंकि क्या कहते हैं, चर्च को या धर्म को क्या होना चाहिए राज्य के अंदर, और राजा को इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इन लोगों को कंट्रोल करे। अदरवाइज जो है इसका करप्शन की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे ये होली रोमन एम्पायर जो था वो छोटा होता गया, कमज़ोर होता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे चर्च में भी इतना अधिक करप्शन हो गया था। तो धर्म के करप्शन की वजह से राज्य कमज़ोर हो जाता है। और इसीलिए कहते हैं कि मैकियावेली जो कहते हैं कि राज्य को मजबूत बनाइए और धर्म को राज्य के अंदर लाइए, ना कि उसको डोमिनेट करने दीजिए। और उसी की वजह से अगर देखें तो फिर से इटली एक सेकुलर स्टेट बन के आता है और उभरता भी है। और आगे देख लेते हैं 130। और दूसरा उधर अगर हम उसी का देखें तो सेम चीज़ अगर देखें तो ब्रिटेन के अंदर भी सेकुलर स्टेट के आइडिया आता हॉब्स का। और ये जो आइडिया है सेकुलरिज्म का, और इसकी वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से वहाँ पे होने लगता है पूरे यूरोप में। अब हम आगे देख लेते हैं 30वां नंबर। हु असर्टेड दैट द स्टेट वुड अल्टीमेटली विदर अवे। किसने दावा किया कि राज्य आखिरकार मुरझा जाएगा, एक्चुअली है ये खत्म हो जाएगा के सेंस में। कौन कहता? कांट ने, मार्क्स ने, अरिस्टोटल ने, गांधी ने। कांट, मार्क्स, अरिस्टोटल, गांधी। कौन है ये राज्य को? कांट, मार्क्स, अरिस्टोटल, गांधी। मार्क्स सबको मालूम है, हमने इससे पहले भी मार्क्स के संदर्भ में पाया कि वो कहते हैं कि स्टेज ऑफ जो डेवलपमेंट है, बोले हमेशा क्या रहा है, वर्ग संघर्ष। और वर्ग संघर्ष जो क्लास स्ट्रगल है, उसी से राज्य की जो अलग अलग समय में अलग अलग तरीके के राज्य बने। जैसे बोले कि पहले प्रिमिटिव कम्युनिज्म था। प्रिमिटिव कम्युनिज्म का मतलब आदिम समाजवाद। आदिम समाजवाद में क्या था, क्योंकि हम बंदर जैसे थे या नए नए इंसान बने थे मान सकते हैं, तो उस समय किसी को कोई प्रॉपर्टी रखने का
कॉन्सेप्ट ही नहीं था। आज के समय अगर बंदर देखे तो कोई ऐसा नहीं कि उसको अगर 10 किलो अमरूद मिल जाएगा तो अपने लिए छुपा कर रख लेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि ख़त्म हो जाएगा। तो पेड़ों से जितना खा सकता है, 2-4 हाथ में रख सकता है उतना रखेगा, लेकिन किसी एक जगह इकट्ठा नहीं करते। या शेर भी ऐसा नहीं कि 10 जानवर मार के एक दिन इकट्ठा कर ले, कल खाएंगे, या वो नहीं करता। तो ये प्रिमिटिव कम्युनिज्म है कि जहाँ पे सब कुछ इतना है कि सबको सब कुछ मिल रहा है, जब ज़रूरत होगी वो मिल जाएगा, तो इसमें ज़रूरत ही नहीं है। और आप अपने मन का काम करते हैं, ऐसा नहीं कि आप जबरदस्ती प्रॉपर्टी बनाने के चक्कर में होते कि ये हमारी टेरिटरी है, इसमें हम रहेंगे और चाहे कोई आना नहीं चाहिए, जब मैं ना भी हो तो भी कोई आना नहीं चाहिए। तो इस तरह का आइडिया उस समय नहीं रहता। धीरे धीरे जो है उसके आगे दास्ता बढ़ी, स्लेवरी। जब आदमी ने, मनुष्य ने गेहूँ या अनाज उगाना शुरू किया तो एक जगह स्टेबल हो गया और वहाँ से दास की ज़रूरत पड़ी। दास से आगे जो है फ्यूडलिज्म आता है, जो सामंतवाद आता है। उस सामंतवाद के बाद क्या आता है? पूंजीवाद आता है। पूंजीवाद के बाद समाजवाद आता है, और समाजवाद के बाद समाजवाद तक राज्य की ज़रूरत है। और उसके बाद क्या कहते हैं, फिर से जो कम्युनिज्म आ जाएगा, बोलते हैं कि ये जो साम्यवाद आ जाएगा, और यहाँ पे मनुष्य अपने इच्छा के अनुसार काम करेगा। वो प्रॉपर्टी के पीछे नहीं भागेगा, उसको अपनी प्रॉपर्टी की ज़रूरत नहीं होगी, और दूसरे लोग भी इतनी केयर करेंगे कि उसको ज़रूरत हो वो मिल जाए। तो इस तरह का साम्यवाद फिर से इस्टेब्लिश हो जाएगा। ये मार्क्स का आइडिया है। और उसी साम्यवाद में बोले कि अब राज्य की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। जब लोग आपस में एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं, एक दूसरे की चीज़ें नहीं छीन रहे हैं, ना प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट है, तो वो राज्य की ज़रूरत ही नहीं है। राज्य तो हमेशा प्रॉपर्टी, और मार्क्स के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा भी पिछले क्वेश्चन में, पिछले क्वेश्चन पेपर में, कि राज्य जो है वो किसका एजेंट है? जो अमीर है, जो बुर्जुआ क्लास है, उसका वर्किंग कमेटी है, तो वो हमेशा उनके हित में काम करता है। तो जो ऑप्रेस्ड क्लास है, जो गरीब क्लास है, उसके हित में काम नहीं कर रहा है राज्य, तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है। एक समय में जब साम्यवाद होगा मार्क्स के अकॉर्डिंग, तो राज्य की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं। 131 हु सेड दैट द स्टेट इज नथिंग मोर देन अ मशीन। अब ये क्वेश्चन अच्छा है कि कौन कह रहा है कि राज्य इससे आगे कुछ नहीं है, मशीन से ज़्यादा कुछ नहीं है, ऐसा कौन बोल रहा है? मार्क्स, लेनिन, स्टालिन, एंजल्स, ये सभी मार्क्सवादी हैं। लेकिन मार्क्स क्या कहते हैं कि ख़त्म हो जाएगा, या जो वर्किंग कमेटी है वो बुर्जुआ की राज्य है। लेनिन जो है राज्य को तभी तक मानते हैं जब तक समाजवाद है। स्टालिन भी राज्य के ऊपर बहुत कुछ नहीं करते। एंगल्स क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल थे, मार्क्स और एंगल्स ने मिल के चीज़ें की। उन्होंने कहा था कि एक मशीन की तरह है, जिसको जो उसका मालिक है चला रहा है, तो वो प्रॉफिट उसको देगा, किसी और को नहीं देगा। तो मालिक कौन है राज्य का? एंगल्स के अलावा जो अमीर है उससे ही मालिक है मशीन का, और मशीन का मालिक मतलब मशीन को मालिक को फ़ायदा देगा। तो अमीर को जो राज्य होता है वो अमीरों को ही फ़ायदा देता है, गरीबों को फ़ायदा नहीं देता। इनके अकॉर्डिंग है, एंगल्स के अकॉर्डिंग। इसके बाद अगला क्वेश्चन दे देते हैं 32। मार्क्सिस्ट थ्योरी हैज़ एडवोकेटेड। मार्क्स सिद्धांत इसका समर्थन करता है। किस चीज़ का समर्थन करता है मार्क्स का सिद्धांत? कैपिटलिज्म का, कम्युनिज्म का, फ्यूडलिज्म का, कम्युनलिज्म। पूंजीवाद का समर्थन करेगा मार्क्स, उसके खिलाफ है। साम्यवाद का करेगा, बिल्कुल करेगा। सामंतवाद का करेगा, बोलते हैं कि सामंतवाद तो पूंजीवाद से पहले की स्थिति थी, और पूंजीवाद खुद एक क्रांति है जब सामंतवाद को ख़त्म करके पूंजीवाद आता है। सांप्रदायिकता का बिल्कुल नहीं करेगा, क्योंकि ये सभी मनुष्यों को बराबर मान रहा है। और धर्म को क्या होता है? एक अफीम है, तो धर्म के नाम पे जब हम बटे ही नहीं रहेंगे तो सांप्रदायिकता का तो मतलब ही नहीं है। तो मार्क्सवाद का जो आइडिया उनके अकॉर्डिंग कि धर्म ही अपने आप में जो फॉल्स कॉन्शियसनेस है, वो जो है एक मिथ चेतना है, ये रियल चेतना नहीं है। जैसे, और रियल चेतना क्या है? वो कहते हैं आपकी जो मटेरियल चीज़ है, कि आप गरीब हैं, आपके पास खाने को नहीं है, आपके पास कपड़े नहीं है, आपके पास हेल्थ नहीं है, आपके पास एजुकेशन नहीं है, आपके पास रहने के लिए घर नहीं है, आपको बेसिक कहीं आने जाने की सुविधा नहीं है। तो ये सारी चीज़ बोलते हैं कि असली चेतना है। अगर आप इसके बेसिस पे संघर्ष कर रहे हैं या पॉलिटिक्स डिसाइड कर रहे हैं तो वो तो सही चेतना है। लेकिन बाकी चीज़ों के प्रति, कि कोई किसी का रंग काला है, किसी का गोरा है, किसी का धर्म कुछ है, किसी का चेहरा देखने में कैसा है, उसके बेसिस पर करें तो वो फॉल्स चेतना है। तो इस जो मिथ्य चेतना है इसके अगेंस्ट में तो ये तीनों गलत हो जाएंगे। साम्यवाद जो है वो उनका आइडिया है। हमने बताया भी, स्टेजेस भी बता दिए अभी थोड़ी देर पहले,
कि जो प्रिमिटिव कम्युनिज्म जिसको हम कह रहे हैं आदिम साम्यवाद से लेके धीरे धीरे जो दास प्रथा है, सामंत प्रथा है, पूंजीवाद है, समाजवाद है, और उसके बाद फिर से अल्टीमेट गोल क्या है, साम्यवाद लाना मार्क्स के अकॉर्डिंग, या एंजल्स, मार्क्स एंजल्स दोनों के ही, और बाद के जो मार्क्सिस्ट है जो लेनिन, स्टालिन जिनके नाम अभी हमने पढ़े वो सब के अकॉर्डिंग ये चीज़ें हैं। आगे बढ़ते 32 के बाद 33 देख लेते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सरप्लस वैल्यू मीन्स। अब ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसमें ही अलग अलग यहाँ बहुत सीधे सीधे पूछ लिया है, और हिंदी में अधिशेष मूल्य या इसको अतिरिक्त मूल्य भी कहते हैं। तो हिंदी का ट्रांसलेशन इसीलिए मैंने बताया कि इंग्लिश को याद रखिए, इंग्लिश में हमेशा सरप्लस वैल्यू ही आएगा, हिंदी में दोनों अलग अलग हो सकते हैं। अतिरिक्त मूल्य क्या सिद्धांत किसने दिया, ये भी पूछा जाता है। ये मूल किसने, सिद्धांत किसने दिया है, तो दो लोगों ने दिया है, एक ने रिकार्डो ने, दूसरा मार्क्स ने। रिकार्डो क्या कहते हैं कि जो प्रॉफिट है वो आता कहाँ से है, वो इसी पे विश्वास करते हैं, और प्रॉफिट से ही जो पूंजीपति है वो पूंजी कमाता है। और ये कहते हैं कि वो पूंजी जो मार्क्स क्या कहते हैं, ये भी कहते हैं कि सरप्लस वैल्यू प्रॉफिट है, लेकिन वो क्या कह रहे हैं कि जो मजदूर है उस मजदूर के लेबर का, श्रम का जो शोषण है वही उसका प्रॉफिट है, उस प्रॉफिट से ही वो अमीर बना है, और असल में वो हक किसका है, मजदूर का है, क्योंकि काम तो असली जो किया है उसने मजदूर ने ही किया है, मार्क्स का ये मानना है। तो अत्यधिक मूल्य, अल्प मूल्य, उच्च मुनाफा, बिक्री, प्राप्ति और वेतन का अंतर जो हमने बात की। तो डिफरेंस बिटवीन वेजेस एंड प्रोसीड्स ऑफ सेल, मान लीजिए जो मजदूर काम कर रहा है उसको 10,000 रुपये मिल रहे हैं, और उतना ही प्रोडक्ट उसने जो महीने भर में बेचा है वो हो सकता है कि 1 लाख रुपए का हो। तो 1 लाख रुपए का सामान इसने बनाया था और बिका भी 1 लाख में, लेकिन इसको सैलरी क्या मिली, 10,000। तो ये 90,000 जो है ये अतिरिक्त मूल्य है। बोले ये जो है मालिक के पास जाता है, और इससे ही मालिक अमीर होता चला जाता है और ये गरीब होता रहता है धीरे धीरे। तो बोले कि इसमें मालिक ने क्योंकि टाइम दिया होगा तो उसका भी हक है, तो हो सकता है अगर वो 90,000 है तो 45,000 मालिक का होना चाहिए और 45,000 इसका होना चाहिए, या 1 लाख है तो 50,000 इसका होना चाहिए, 50,000। अगर दोनों ने बराबर टाइम दिया है, अगर मालिक ने टाइम कम दिया है या इसने कम टाइम दिया है और मालिक ने ज़्यादा टाइम दिया है, तो फिर उसके हिसाब से उस हिसाब से बंटना चाहिए। लेकिन वो ये नहीं हो सकता कि बिना मजदूर के, अगर ये मान लीजिए 8 घंटे काम करता है और ये 10 घंटे, तो कितना हो गया, 60 और 40 का रेशियो हुआ, तो इतने में बंटना चाहिए। लेकिन यूजुअली क्या होता है, सभी कुछ 90 से 99% जो मालिक के पास चलाता है ये कहते हैं मार्क्स, और उसकी वजह से ही बाद में क्या होता है, वो कहते हैं कि इससे जो अंतर होगा अमीर और गरीब का बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, और एक समय में क्रांति हो जाएगी, मजदूर वर्ग अपने ही चीज़ों को नहीं, बेसिक नीड नहीं खरीद पाएगा। और दूसरी तरफ जो पूंजीपति वर्ग है, क्योंकि सभी लोग शोषण करेंगे तो खरीदने वाला कौन बचेगा, सबका ही शोषण हो रहा है, तो अल्टीमेटली खरीदेगा कौन। तो 34 नंबर पे देखते हैं, पार्लियामेंट एंड द कॉन्स्टिट्यूशन आर इंस्ट्रूमेंट ऑफ, संसद और संविधान इसके उपकरण हैं, कानूनी न्याय के, राजनीतिक न्याय के, आर्थिक न्याय के, सामाजिक न्याय के। तो किस चीज़ के हो सकते हैं, तो कानूनी न्याय, लीगल जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, सोशल जस्टिस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पॉलिटिकल जस्टिस। की संसद और संविधान जो होते हैं पॉलिटिकल जस्टिस देते हैं, क्योंकि इसी के अकॉर्डिंग पॉलिटिक्स होती है, और पॉलिटिक्स ही डिसाइड करती है कि बाकी सारी चीज़ों को। तो पॉलिटिकल जस्टिस इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 135 पे देख लेते हैं क्या है। 135 जो है संविधान है, ये बहुत छोटा क्वेश्चन लेकिन बहुत बेसिक क्वेश्चन है। संविधान क्या है, देश का मूलभूत कानून है किसी भी देश का। अ हिस्टोरिक दस्तावेज, कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, हिस्टोरिक डॉक्यूमेंट है। अ सोशियो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, एक सोशियो इकोनॉमिक डॉक्यूमेंट, एक सामाजिक आर्थिक दस्तावेज है। इनमें से कोई नहीं है, तो सबको मालूम है कि संविधान जो होता है मूलभूत कानून होता है, जिसके अकॉर्डिंग देश को चलाया जाता है, जिससे इधर उधर जाने के लिए बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट या सामाजिक परिवर्तन जो होगा, या बहुत राजनीतिक पूरी तरह से परिवर्तन जिसको हम कहते हैं क्रांतियाँ आ जाए, तब वो बदल सकता है। अदरवाइज़ हम
क्योंकि कानून कैसे बनाते हैं, जब हम सोच समझ के बनाते हैं उसको हम कानून कहते हैं। तो संविधान में जो चीज़ें लिखी होती हैं वो हमने काफ़ी सोच समझ के, जैसे हमारा ही संविधान बनने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लग गए, तो उतना सोचने के बाद वो चीज़ बनी है। अब हो सकता है किसी चीज़ पे हम दोनों लड़ रहे हों, 2 लोग अलग अलग लड़ रहे हों, तो दोनों को अपनी बात सही लगेगी, और उस समय जो गुस्सा होता है उसमें हम समझ नहीं पाते कि कौन चीज़ सही है कौन सी गलत है। तो हम किसका रेफरेंस देखेंगे, संविधान का, कि संविधान में ये चीज़ें सही है या गलत है। क्योंकि उस समय जब हम यही लोग शांत थे तब उन्होंने वो बनाया था, तो उसका रेफरेंस अब ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, 135 के बाद 36 में पहुंच जाते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज इनेक्टेड बाई। अब भारतीय संविधान को किसने अधिनियम बनाया, तो अधिनियम बनाया यहाँ पे लिखा है, किसी ने लिखा अगर होता तो अलग हो सकता। कई बार कन्फ्यूज़न में लोग लिख सकते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर, या ऐसा नहीं है, या इनेक्टेड बाई में बाकी तो कोई है भी नहीं। अगर राजेंद्र प्रसाद होते तो उसके प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है कि उन्होंने, यह पूछ रहा किसने इनेक्ट किया, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने किया कम्प्लीटली। संविधान सभा में जिसके जो चेयरमैन थे, जो प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद, और पहले जो अस्थायी रूप से बनाए गए थे सच्चिदानंद सिन्हा, और ड्राफ्टिंग कमेटी के जो मेंबर चेयरमैन थे वो डॉक्टर अम्बेडकर थे। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है संविधान सभा सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 137 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। 137 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन सी योजना के प्रस्ताव में संविधान सभा की स्थापना हुई। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है और आपको मालूम होना चाहिए कि ये तो बेसिक चीज़ है। द क्रिप्स मिशन प्लान, द प्रपोजल विच प्लान इस्टेब्लिश द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली किसके प्लान से इस्टेब्लिश हुई थी, द कैबिनेट मिशन प्लान, द माउंटबेटन प्लान, इनमें से कोई नहीं। तो सभी को मालूम है कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया था, और इसी ने बोला था कि एक संविधान सभा बनाते हैं, और उस संविधान सभा का काम क्या होगा, भारत के लिए जब स्वतंत्र होगा भारत तो उसके लिए संविधान बनाना। तो ये संविधान सभा का इलेक्शन होता है जिसमें अलग अलग जगह से लोग चुने जाते हैं, और उस संविधान सभा में जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनती है जिसका लिखने का काम होता है वो डॉक्टर अम्बेडकर को मिलता है। वो लिखते हैं और तमाम सारे लोग उसमें अपना इनपुट देते हैं, और जो चीज़ें फाइनल बन के आती हैं वो लागू कब होती हैं वो हमको मालूम है 26 जनवरी 1950 को। आगे बढ़ जाते हैं, 37 के बाद 38 देख लेते हैं। 38 नंबर, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज, भारत का संविधान है रिजिड, फ्लेक्सिबल, वेरी रिजिड, पार्टली रिजिड एंड पार्टली फ्लेक्सिबल। सख्त है, लचीला है, बहुत सख्त है, अंशतः सख्त और अंशतः लचीला। तो इसमें सही आंसर क्या होगा, भारत का जो संविधान है वो ना ही बहुत रिजिड है ना ही लचीला, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जो हैं भारत के संविधान में सिंपल लॉ से भी, सिंपल मेजॉरिटी से पास हो सकती हैं, और बहुत सी चीज़ करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। तो इतना मुश्किल भी नहीं है। जैसे अगर हम अमेरिका का संविधान देखें तो उसमें बहुत कम आर्टिकल है, उसको चेंज करने के लिए बहुत मुश्किल है, तो रिजिड संविधान है। हमारा चेंज होता रहता है, अमेंडमेंट बहुत होते रहते हैं। इसके अलावा ब्रिटेन का देखें तो बहुत लचीला है, क्योंकि एक तो लिखित संविधान नहीं है ब्रिटेन में, दूसरा जो भी हाउस पास कर दे, जो पार्लियामेंट है वो जो भी पास कर दे वही संविधान बन जाता है। आज कुछ और पास करे, कल कुछ और पास करे, उसको 2/3 मेजॉरिटी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो वहाँ का लचीला हो गया। 139 पे आ जाते हैं। 139 क्वेश्चन जो है ये क्या कह रहा है कि भारत के संविधान सभा की पहली बैठक इस दिन हुई। तो ये तो सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम है तो हम बता देते हैं कि अभी हमने बात बताई है कि कब हुई थी। जो पहली बैठक और कब बना था, संविधान सभा कब बनी पहले, तो अगर यहाँ तो नहीं दिया है उसका, लेकिन यहाँ पे है कि पहली बैठक कब हुई। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई, दूसरी क्या 11 को और तीसरी 13 को हुई। तो ये भी याद रखिए 11-13 को, ये दूसरी पूछ सकता है आने वाले दिनों में क्वेश्चन क्या हो। तो दूसरी बैठक किस दिन हुई, तीसरी बैठक किस दिन हुई, तो ये 9, 11, 13 को 1946 पे ही शुरू हो गई थी, और फाइनली बन के कब तैयार हो जाता है 26 नवंबर 1950
49 को संविधान बनकर तैयार होता है। कितने दिन बाद? 2 साल 11 महीने 18 दिन बाद। लेकिन लागू कब होता है वो आपको आगे बताना है, वो आपको मालूम होगा। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन और इसके बाद हम क्विक रिवीजन करेंगे। हु एक्टेड एज प्रोविजनल प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हमने बात की थी अभी कि संविधान सभा के आंतरिक अध्यक्ष मतलब जो इंटरिम प्रेसिडेंट कौन? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BR अम्बेडकर, सच्चिदानंद सिन्हा, महात्मा गांधी उसमें नहीं थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके बाद के प्रेसिडेंट बनते हैं। BR अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन होते हैं। सच्चिदानंद सिन्हा उनको बनाया जाता है क्योंकि सबसे सीनियर मेंबर ये थे, तो पहले इनको बनाया जाता है, लेकिन कुछ दिनों बाद फिर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं कि जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं वो मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप नंबर पे या वेबसाइट पे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप इन सब भी जो मीडियम है, किसी मीडियम पे आपको जिसमें इजी रहेगी आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं, या इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरी हो या क्वेश्चन है तो हमको बता सकते हैं। अब हम जो हमारा डेली टास्क है कि जो पढ़ा है उसके ऊपर भी जो पिछला पढ़ा है उसको याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पढ़ तो हम लेंगे लेकिन पढ़ने के बाद उस चीज़ को भूले ना, क्योंकि कई बार एग्ज़ाम हॉल में सब कुछ पढ़े होने के बावजूद भी वहाँ पे आपको याद नहीं आते, चीज़ें भूल जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, इसका नुकसान होता है। तो इसलिए सबसे ज़रूरी चीज़ है जो इतना पढ़ा है उसको याद रखना। और हम पिछला जो टेस्ट किया था उसमें हमने पूछा था कि टर्म सिटी स्टेट कहाँ से रिलेटेड है, तो एंशिएंट ग्रीस से। इसके अलावा पूछा गया था कि कहाँ प्लेटो के आदर्श राज्य में आइडियल स्टेट में कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, तो 5040। इसका एरिस्टोटल के बारे में कि राज्य को कैसी चीज़ मानते हैं, वो नेचुरल आइडिया मानते हैं राज्य को। इसके अलावा जो है राज्य को पावर सिस्टम की तरह कौन देखता है, मार्क्स देखते हैं। इसके अलावा जो है मैन इज़ अ सोशल एनिमल कौन बोलता है, एरिस्टोटल बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं। इस तरह की चीज़ें किस बुक में बोलते हैं, पॉलिटिक्स में बोलते हैं। इसके अलावा जो है ये भी पूछा गया था मैं ही राज्य हूँ वो कौन बोलता है, तो लुइस 14 बोलते हैं फ्रांस के। सॉवरेनिटी के बारे में पूछा गया था किस शब्द से निकला है, सुपरएनस से। इसके अलावा हमने बात की थी कि जो कौन कहता है कि राज्य ही जो सुप्रीम पावर है, तो इस तरह की चीज़ों को सॉवरेनिटी का जो फुलनेस कहाँ से प्राप्त होती है, तो रोमन एम्पायर के लोग कहते हैं फुलनेस के कॉन्टेक्स्ट में। थॉमस हॉब्स का आइडिया जो था कि पहली बार सॉवरेनिटी कौन यूज़ करता है, इंडिविजुअलिज्म के सेंस में भी था कौन इंडिविजुअलिज्म को पहली बार ले आता है। इसके अलावा प्लूरलिस्ट के बारे में पूछा गया था कि जो कौन कौन से प्लूरलिस्ट थिंकर हैं, जिसमें हेरोल्ड लास्की, JDH कोल, लिंडसे, डुगिट, मैकाइवर, ये सब के नाम आते हैं। इसके अलावा हमने बात की थी कि मॉडर्न डेमोक्रेसी को कैसा मानते हैं, तो मॉडर्न डेमोक्रेसी एक कल्याणकारी राज्य जिसको वेलफेयर स्टेट बोलते हैं। इसके अलावा राज्य को क्या बोलते हैं, तो लास्की के अकॉर्डिंग राज्य क्या है, तो राज्य जो है वो सर्वेंट ऑफ द सोसाइटी है, जो कह सकते हैं कि सोसाइटी की नौकर है, इस तरह से हम कह सकते हैं। तो यहीं पे बात ख़त्म करते हैं अपनी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं या फिर आप जो रिसर्च में इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी भी तरह की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारे इस फ़ोन नंबर में 6001203135 पे कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप कर सकते हैं 6001939975 पे। हमारी वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com पे जाके देख सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम कैपिटल स्टडी सर्कल के नाम से है। ईमेल thecapitalstudy20@gmail.com है। इस पे आप अगर PDF चाहते हैं या कोई भी बुक या कोई भी जानकारी चाहते हैं, अगर हमारे पास अवेलेबल हो गया उसका PDF, तो हम आपको ज़रूर दे देंगे। अगर हमारी जो लाइब्रेरी है उसके अंदर जो ऑनलाइन लाइब्रेरी जो है उसमें अगर हमारे पास कोई बुक होगी तो हम उसको आपको भेज सकते हैं। आपको एक मेल करना है। तो और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको
ऑब्वियसली लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर लगातार ये वीडियो देखना चाहते हैं इस तरह के, तो आप उनको सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे हम जैसे ही अपडेट करेंगे वो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आप उसको देख सकते हैं, लगातार आपको मिलता रहेगा। तो अलग से आपको बार बार सर्च नहीं करना पड़ेगा कि ये वीडियो कहाँ गया, इसके बाद वाला वीडियो, वो सब वो सीक्वेंस में। या हमारी जो डिटेल है यूट्यूब में, जब आप जाएंगे तो उसकी डिटेल में हमने सारे चीज़ें जो प्लेलिस्ट बना रखी है, उस प्लेलिस्ट के थ्रू आप हमको सारे वीडियो देख सकते हैं। और अगर आपने, अंत में यही सिर्फ कहना चाहूँगा, इस सारे वीडियो में जो चीज़ें बोली गई, सारे क्वेश्चन और साथ ही साथ जो डिटेल है उसको अगर आप नोट डाउन भी सिर्फ कर लेंगे, तो भी इसकी बात की गारंटी है कि 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, कम से कम TGT और PGT और UPHSC में। नेट में थोड़ा सा चीज़ें बदलती हैं, लेकिन नेट की सीरीज़ हम कुछ दिनों बाद फिर से शुरू करेंगे, जब नेट के क्वेश्चन हम उसके आइडिया के अकॉर्डिंग लाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग।